हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 3 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में किनका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? गुजरात और मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल, पंजाब और असम, ओडिशा और राजस्थान। देखिए, जो गुजरात और एमपी है, इन दोनों की राज्यसभा में सीटें जो हैं 11-11 हैं। 11 गुजरात की भी हैं और 11 एमपी की भी हैं। झारखंड और केरल की बात करें तो झारखंड की राज्यसभा की सीटें 6 हैं, वहीं केरल की राज्यसभा की सीटें 9 हैं। देखिए, ए वाला तो सही है, बी वाला गलत है। पंजाब और असम की बात करें तो पंजाब और असम की राज्यसभा की जो सीटें हैं 7-7 हैं। 7 पंजाब की हैं और 7 असम की हैं। ओडिशा और राजस्थान की जो राज्यसभा की सीटें जो हैं ये 10-10 हैं। तो यहां पर आपका ए सी डी इनका समान प्रतिनिधित्व है इन राज्यों का। वहीं बी वाला जो आपका ऑप्शन है जिसमें झारखंड और केरल हैं, इन राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति में राज्यसभा लोकसभा से दुर्बल स्थिति में है। कारण, लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। आपके संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति में जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आप लोग जानते ही होंगे कि लोकसभा के कितने कैंडिडेट हैं? लोकसभा के 552 हैं, जिसमें से 550 जो हैं ये निर्वाचित होकर आते हैं और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा की कैंडिडेट संख्या कितनी है? 250 है। 250 में से 238 जो है निर्वाचित होकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसा कि आप संख्या के हिसाब से देख पा रहे हैं, अगर इनकी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का बहुमत यहाँ पर ज्यादा होगा। यानी लोकसभा के जो कैंडिडेट जो चाहेंगे वो पारित करवा लेंगे। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण बिल्कुल सही है। यानी ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति में राज्यसभा जो है लोकसभा से दुर्बल स्थिति में है। इसका रीजन ये है कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का ए वाला। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक गैर संवैधानिक संस्था है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, यहां पर बात की गई है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब क्या है? जिसका संविधान में जिक्र ना हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको अनुच्छेद आर्टिकल 340 के अंतर्गत रखा गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण जो है आर्टिकल 256 में इसका जिक्र किया गया है। वित्त आयोग का जिक्र जो है आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक सांविधिक निकाय है और यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा निर्मित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का डी वाला। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक यानी सांविधिक संस्था है। पांचवा प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य के विधायी व कार्यदायी आदेशों का परीक्षण कर सकता है और यदि कोई संवैधानिक त्रुटि दिखती है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है अनुच्छेद 136 से, अनुच्छेद 141 से, अनुच्छेद 137 से, अनुच्छेद 142 से। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा आदेश होता है
जो संविधान के विपरीत हो, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो, या फिर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया हो जो संविधान के मूल ढांचे का हनन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसको अनुच्छेद 137 के तहत ये शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5वें का सी वाला। देखिए यहां पर जो अनुच्छेद 142 है ये उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण से संबंधित है। वहीं जो आपका अनुच्छेद 143 है ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 136 जो है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 5 का सी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी एक साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। कूट की सहायता से सही कथन या कथनों का चयन करें। देखिए विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। अगर ये उससे ज्यादा रोकती है तो ऐसा माना जाता है कि धन विधेयक जो है विधान परिषद से पारित हो गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये भी सही है। देखिए ये साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो विधानसभा से पारित साधारण विधेयक को पहली बार विधान परिषद जो है 3 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, यदि 3 महीने बाद विधानसभा पुनः उसी विधेयक को पारित कर देती है तो इस सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह और रोक सकती है। तो कुल मिलाकर ये कितने महीने रोक पा रही है? ये कुल मिलाकर 4 महीने रोक पा रही है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि विधान परिषद किसी एक साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर 6वें का सी, 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया है और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 8वां प्रश्न है आपका, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 24 अगस्त ये तिथि पूछी गई है एग्जाम्स में। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी वाला, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उनके प्रावधान हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति को हटाना। देखिए प्रश्न काफी आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम ऐसे प्रश्नों को गलत कराते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हम बहुत आसान सा प्रश्न गलत कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना और समझना है। अनुच्छेद 61 जो है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। तो यहां पर आपका ए वाला बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाने से संबंधित है। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 90 पर।
यहां पर लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति को हटाना। अब देखिए ध्यान दीजिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भाई राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 67 ख में है। तो ऑब्वियस सी बात है डी वाला गलत होगा। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के प्रावधान है। राज्यसभा के जो उपसभापति है इसको हटाने के प्रावधान है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है या फिर राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 67 ख में है। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर जो आपका गलत वाला आंसर होगा वो होगा 9 में का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, अपने राज्य में राज्यपाल। देखिए वरीयता क्रम की बात करें तो सबसे पहला स्थान तो आपका राष्ट्रपति का आ जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर जो है राष्ट्रपति हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, सेकंड नंबर पर आपके उपराष्ट्रपति हैं। थर्ड नंबर पर आपके प्रधानमंत्री आ जाते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। चौथे नंबर पर अपने राज्य में जो राज्यपाल हैं वो आ जाते हैं। 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाते हैं। उसके बाद 5वें का ही यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति के नीचे जो है उप प्रधानमंत्री आ जाते हैं। ये 5 का में या 5A में आ जाते हैं, ठीक है, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति के नीचे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है उप प्रधानमंत्री से ऊपर रहता है वरीयता क्रम में। वहीं जो लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष 6वें नंबर पर आता है, नहीं 6वें नंबर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये वरीयता क्रम में है, दोनों समान हैं। तो अगर हमारे सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में पूछा गया है इन 4 में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है, तो इन 4 में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर अपने राज्य में राज्यपाल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।